नमस्कार। प्रोजेक्ट मौसम के अंतर्गत ही एक थीम है। उस थीम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। अब प्रोजेक्ट मौसम की ये विशेष थीम क्यों महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर आपको सभी पक्ष हम बताएंगे। दरअसल इसकी थीम है आइसलैंड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ मेरीटाइम नेटवर्क विद इन इंडियन ओशियन रीजन। यानी कि जो इंडियन ओशियन है उसमें जो व्यापारिक मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि वो जो चौराहा है व्यापारिक मार्गों का, उस पर स्थित जो द्वीप हैं उनकी क्या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्ता रही है और उसके आधार पर इनको ट्रांसनेशनल हेरिटेज के रूप में नामांकित किया जा सकता है कि नहीं, इसी थीम पर आयोजित ये 2 दिवसीय कार्यशाला है। तो आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि प्रोजेक्ट मौसम जो है उसकी शुरुआत क्यों की गई थी। सभी पक्षों को एक-एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस 2 दिवसीय कार्यशाला की अगर बात करें तो ये जो वर्कशॉप है, कोई भी वर्कशॉप का आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि वर्कशॉप जब होती है तो उसमें स्पेशलिस्ट आते हैं, यानी कि विशेषज्ञ आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं और साथ-साथ नीति निर्माता आते हैं और सभी एक ही मंच पर इकट्ठे होते हैं। अब ऐसे में इस वर्कशॉप का आयोजन कहां पर हो रहा है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो हुमायूं के मकबरे में ही जो है जो विश्व विरासत के तौर पर पहले से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो नामित है, उसके म्यूजियम में ही उसी पर आधारित, इसी थीम पर आधारित उसके म्यूजियम में ही इस वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। यानी कि आइसलैंड एट द क्रॉस रोड ऑफ मेरीटाइम नेटवर्क विद इन इंडियन ओशियन रीजन, जो कि ये शीर्षक आपको दिया गया है। अब दरअसल अगर हम बात करें तो यहां पर जो ये आयोजन है, ये थीमेटिक फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, इस थीमेटिक फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस हिंद महासागर, चूंकि इसकी अपनी महत्ता है, हिंद महासागर का इतिहास अगर आप देखें तो 5000 वर्षों से भी ज्यादा जो प्राचीन इसमें स्थित जो द्वीप है, हिंद महासागर के में स्थित जो द्वीपों की अगर ऐतिहासिकता की बात करें तो 5000 वर्षों से अधिक प्राचीन द्वीपों का हमको अमूर्त और मूर्त दोनों तरह की हमको इसकी विरासत की हमको जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम कहें साक्षात विरासत तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अमूर्त अगर बात करें, एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक संपर्क की बात करें तो चाहे वो भाषा की बात कर लें हम, चाहे लिपि की बात कर लें, तो चाहे त्योहारों की, खान-पान की बात कर लें, एक दूसरे के साथ एक साझा संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है इस वर्कशॉप में, जो कि हुमायूं के मकबरे के म्यूजियम में आयोजित हो रहा है, दरअसल यहाँ पर जो बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भारत के तमाम मंत्रालय इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि विदेश मंत्रालय यहाँ पर इकट्ठा है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यहाँ पर वहां के लोग होंगे, वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो उसके प्रतिनिधि होंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के होंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के होंगे, यूनेस्को के दक्षिण एशियाई कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय जो है उसके प्रतिनिधि होंगे। ये सभी लोग मिलके, इसके विशेषज्ञ मिलके, वैज्ञानिक मिलके और नीति निर्माता मिलके किस विषय पर विचार करेंगे? तो हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थित जो द्वीप हैं, जो व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित हैं, उन द्वीपों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इन्हें ट्रांसनेशनल हेरिटेज के रूप में नामांकित किया जा सकता है कि नहीं। यानी कि जो संभाव्य ट्रांसनेशनल हेरिटेज के रूप में नामांकन है, उसमें इन द्वीपों को क्या नामांकित किया जा सकता है या नहीं। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहली बात तो यही है जिसको आपको याद रखना है। अब पूरे इंडियन ओशियन क्षेत्र में इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर 2 चीजों का विमोचन भी हुआ है। एक तो पुस्तक है जिसका नाम है जलधिपुर यात्रा, याद रखिएगा उसका नाम क्या है? जलधिपुर यात्रा। ये क्या है? ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में जलधि का मतलब ही समुद्र होता है, पुर यात्रा यानी कि समुद्र में जो यात्रा होती है, उस यात्रा में जो स्पॉट हैं, जो ऐसे द्वीप हैं जिनकी सांस्कृतिक महत्ता है, उनको लेकर जो एविडेंसेस हैं, जो शोध हैं, उसको इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। इसके अलावा थीमेटिक स्टडी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, यानी कि थीमेटिक स्टडी फ्रेमवर्क, ये भी आप नोट कर ले, इसका भी विमोचन हुआ है। थीमेटिक स्टडी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट। तो थीमेटिक स्टडी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट और जलधिपुर यात्रा, इन दो चीजों का यहाँ पर, दो डॉक्यूमेंट का, दो पुस्तकों, पुस्तक एक है, एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसका यहाँ पर विमोचन भी किया गया है और इसमें इन्हीं बातों को स्थान दिया गया है कि इस पे जो भी शोध किए गए हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, उनको थीमेटिक स्टडी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनका डॉक्यूमेंटेशन करके यहाँ पर उसका भी प्रकाशन किया गया है, ताकि वो कौन कौन से स्थान हो सकते हैं। थीमेटिक स्टडी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट का मतलब होता है
कि ये वो उन चीजों का फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया, जिसको संभावित हेरिटेज जो पार हेरिटेज में है उसमें संभावित स्थान के रूप में उसको चिन्हित किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, उसको नामांकित किया जा सकता है, उसके विषय में यहां पर जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये जिस विषय पर हम बात करें कि ट्रांसनेशनल हेरिटेज के लिए ये स्थान है क्या। तो देखिए, ट्रांसनेशनल हेरिटेज का मतलब ये हुआ, सिंपल एग्जांपल से समझिए कि जैसे हमारा हमारा मसाला मार्ग था, स्पाइस मार्ग जो था वो क्या था, वो कई देशों से होकर गुजरता था और किसके माध्यम से, समुद्री मार्गों के माध्यम से। भारत, श्रीलंका, म्यांमार, इसके अलावा आपके ओमान और केन्या, तो इसमें कई देश सम्मिलित हो गए। तो कई देशों की ये साझा विरासत हो गई, ये मार्ग किसी एक देश की विरासत तो हुई नहीं। तो कई देशों की साझा विरासत के तौर पर इसको ट्रांसनेशनल हेरिटेज के संभावित नामांकित स्थलों के तौर पर इसको प्रपोज किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे आप बुद्धिस्ट मैरीटाइम नेटवर्क हो गया, जैसे श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सभी समुद्र के रास्ते सांस्कृतिक आदान प्रदान करते थे, बुद्ध से जुड़े हुए जितने ये स्थान हैं, इसको एक संभावित स्थान के रूप में, ट्रांसनेशनल हेरिटेज के रूप में नामांकित किया जा सकता है। इसी तरह से मानसून आधारित यात्रा की जो परंपरा रही है उसको नामांकित किया जा सकता है। तो कहने का यह मतलब है कि जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, अमूर्त विरासत से जुड़े हुए जो भी संभावित सीमा पार यानी कि ट्रांसनेशनल जो स्थान है, उसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित करने के लिए जो खोज होगी, उस खोज पर ही आधारित ये सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसी के लिए जो फ्रेमवर्क है आगे के लिए तैयार किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें थीमेटिक फ्रेमवर्क के अलावा कैसे क्षमताओं का विकास किया जा सके, जो भी इसमें साझी संस्कृति में, जो इंडियन ओशियन में जो देश हैं, जो एक दूसरे को ट्रेंड कर सके ताकि वहां के स्थानीय लोग इस विषय में जागरूक हो सके। इसके अलावा पॉलिसी का रिकमेंडेशन कैसे हो, किस तरीके से आगे के लिए नीतियां बनाई जाए। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी आइसलैंड इसमें पड़ते हैं, उन आइसलैंड्स की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ जो भी स्थान ऐसे हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक रूप से या अमूर्त, जो भी ऐसी चिन्हित परंपराएं हैं, उनको चिन्हित करते हुए उस पर आगे के लिए काम किया जा सके। अब देखिए, ये इस पर तो ये फ्रेमवर्क, ये कार्यशाला आयोजित की गई, लेकिन जिसके बैनर तले आयोजित हुआ, जिस प्रोजेक्ट के बैनर तले हुआ, वो प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट मौसम है। तो प्रोजेक्ट मौसम के विषय में भी आप जान जाइए। प्रोजेक्ट मौसम की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। तो याद रखिएगा, वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत हुई थी और कहां पर, तो दोहा, कतर में हुई थी। यूनेस्को विश्व विरासत समिति की जो 38वां सत्र था, दोहा में हुआ था, याद रखिएगा, दोहा कतर में। और यूनेस्को विश्व विरासत समिति का जो 38वां सत्र था, तो 38वें सत्र में ये अस्तित्व में आया था। क्या आया था अस्तित्व में? तो प्रोजेक्ट मौसम अस्तित्व में आया था। और बेसिकली ये कैसा है, किस तरह का प्रोजेक्ट है? तो ये बहुविषयक है, यानी कई विषयों को ये समाहित करता है और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। तो याद रखिएगा, इसमें कई विषय शामिल किए गए हैं और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि इंडियन ओशन, यानी कि जो हमारा इंडियन ओशियन का रीजन है, वहां पर विभिन्न जो देश हैं, उन देशों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जा सके और क्या ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं उसका पता लगाना। साथ साथ भारत और उसके पड़ोसियों के बीच में सांस्कृतिक समझ को डेवलप करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और इस दिशा में स्थिरता, कैसे इस रीजन में स्थिरता बढ़े, ये तो इसका एक उद्देश्य बनाया गया था। साथ ही साथ अगर हम रणनीतिक रूप से देखें तो क्षेत्रीय संपर्क को यह बेहतर करता है, समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाता है और चीन के मुकाबले भारत के एक पहल के रूप में इस प्रोजेक्ट को देखा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट मौसम जो 2014 में दोहा कतर में यूनेस्को की विश्व विरासत समिति जो है उसके 38वें सत्र में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में इसका संचालन कौन करता है? तो संचालन इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में इसका संचालन एएसआई करता है। तो ये इसी प्रोजेक्ट मौसम के अंतर्गत इस जिस थीम को आपको बताया गया, आइसलैंड एट द क्रॉसरोड्स ऑफ मैरीटाइम नेटवर्क विद इन इंडियन ओशियन रीजन, इस विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुमायूं के मकबरे में स्थित जो म्यूजियम है वहां पर किया जा रहा है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं, इसका जवाब आपसे अपेक्षित है। प्रश्न क्या है? तो द्वीप समुद्री नेटवर्क के चौराहे पर अभी जो थीम बताई गई उस विषय कार्यशाला कहां आयोजित की जा रही है? विकल्प आपके सामने है, लाल किला, राष्ट्रीय संग्रहालय, हुमायूं का मकबरा या पुराना किला। तो इसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।